हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी में भाई जुटे हुए होंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे, साथ ही साथ नोट्स भी आप बनाते जा रहे हैं और उनको रिवाइज भी करते जा रहे हैं। आज देखिए, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे और अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आप देख रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। इसकी बात मैं करूंगा। इससे पहले के सारी क्लासेज आपने देख ली होंगी, नहीं देखी है तो भाई उनको आप देखें, बैकलॉग नहीं छोड़ें, उन क्लासेज को आप कंप्लीट करें, तब इस क्लासेस को आप देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की भी बात की थी कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी आपने देखा। आज बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क की बात करेंगे। बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज बात चल रही है। अब यहाँ पर देखिए, आज हम जो बात करें कंसेप्ट ऑफ हीट और वर्क की। हीट को क्या कहते हैं सर? ऊष्मा कहते हैं। हीट आप जानते हो, हीट को क्या कहते हैं? ऊष्मा। तो यहाँ लिख लें, अगर लिखना चाहें तो ये हीट को क्या है? ऊष्मा बोला जाता है। ये तो ऊष्मा की बात हो। और ऊष्मा किस फॉर्म में होती है? एनर्जी की फॉर्म में होती है, ये भी आप जानते हैं। और वर्क को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं कार्य। इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है और ये अपने आप में काफी बढ़िया टॉपिक है। यहां पर देखिए, अब वर्क की बात करें, हम वर्क की डेफिनेशन से पहले हम समझे हमने क्या पढ़ा। देखिए, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? तंत्र पढ़ा, निकाय जिसको क्या कहते हैं? सिस्टम, और ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर हम क्या करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। यही बात तो पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? ये बात पढ़ा, बताया था सर, जैसे ये है हमारा, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें ये जो है पार्ट, ये अपना क्या है? सिस्टम। मैं क्या बोल सकता हूं इसको? सिस्टम बोल सकता हूं, तंत्र बोल सकता हूं, निकाय जिस पर हम ऊष्मा गतिकी का अध्ययन करेंगे, ये क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है, तंत्र कहलाता है भाई। ये पूरा हमारा क्या है? यूनिवर्स। ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड जिसको बोला जाता है। और यूनिवर्स में से सिस्टम को अलग कर दें तो क्या बन जाता है सर? सराउंडिंग बन जाता है, परिवेश बन जाता है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं। ये क्या बन जाता है? परिवेश बन जाता है। ये परिवेश कहलाता है। ऐसा ही तो होता है। ये क्या है? परिवेश है। और ये हमारा क्या है? इसको कहते हैं ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड है हमारा। अब यहां पर देखिए, हमने क्या पढ़ रखा है? हमने ये पढ़ रखा है, मान लीजिए ये है, ये सिस्टम है, मैं इसको मान लेता हूं, ये सिस्टम है। और ये क्या है? सराउंडिंग। ये भाई सराउंडिंग। ये जो है क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको निकाय या तंत्र भी बोलते हैं, इसको परिवेश बोलते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा है तो मुझे एक आंसर दे दो। इसके बीच जो ये लाइन है, रेखा है, जो इनको दोनों को अलग कर रही है, भाई ये क्या है? बोलो भाई, सोच के फटाफट भाई, ये क्या है जो इन दोनों को अलग करती है? सर ये बात हमें अच्छी तरह पता है, आपने बता रखा है। क्या बता रखा है भाई? इसको क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। ये क्या कहलाती है? बिल्कुल बढ़िया बात है। ये अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में बात ही आ रही है, तो ये क्या है? बाउंड्री है, जिसको क्या बोलते हैं? परिसीमा। जिसको क्या बोलते हैं? परिसीमा बोला जाता है। ये आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये सारी पढ़ी हुई बातें इससे कोरिलेटेड करेंगे, हीट और वर्क से ही इसको। अब यहां पर देखिए, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्क की बात करेंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे? वर्क की बात करेंगे। अब यहां सिस्टम और सराउंडिंग में ऊष्मा गतिकी में दो चीजों का इंटरचेंज होता है, दो चीजों का एक्सचेंज होता है। वो कौन से दो पदार्थ हैं जिनका एक्सचेंज होता है? कौन सी दो चीजें? दिमाग पर जोर डालिए, कौन सी दो चीजें हैं जिनका एक्सचेंज होगा? भाई देखो, एक तो मैटर का होता है,
पदार्थ का होता है एक तो एक्सचेंज, किसका होता है? पदार्थ का एक्सचेंज होता है, पहली बात। एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसका एक्सचेंज हो सकता है, किसका हो सकता है? ध्यान आ रहा है क्या? एनर्जी, ऊर्जा। एक ऊर्जा का एक्सचेंज होता है। यही बात पढ़ाई थी तंत्र में, निकाय में, यही बात हमने पढ़ी थी कि इनके बीच दो चीजों का एक्सचेंज होगा, पदार्थ का और ऊर्जा का एक्सचेंज होगा। ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, पदार्थ का आदान प्रदान हो सकता है। अब जब ऊर्जा का जब एक्सचेंज होगा, यहाँ पर ये ऊर्जा किस फॉर्म में एक्सचेंज होती है? ऊर्जा जो है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या रहता है, यहां समझना है इस बात को। क्या कह रहा हूं मैं? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी है, मैं कह रहा हूं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के स्थानांतरण का तरीका क्या है, ये हमें देखना है। क्या है? ऊर्जा के स्थानांतरण का तरीका, मेथड। ऊर्जा किस रूप में स्थानांतरण हो सकती है, इस बात पर दिमाग पर जोर डालिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ऊर्जा का रूपांतरण, या मैं कहूं एक्सचेंज, किस फॉर्म में होगा। दिमाग पर लगाइए जोर। देखिए, ऊर्जा का जो एनर्जी का जो हीट का रूपांतरण होगा, दो फॉर्म में हो सकता है। कौन सी दो फॉर्म में हो सकता है? एक तो ऊर्जा का रूपांतरण देखिए दो फॉर्म में हो सकता है। एक हो सकता है हीट की फॉर्म में, और एक हो सकता है वर्क की फॉर्म। ये समझना ही है, इसको अभी मेन टॉपिक पर आएंगे। ये हमें समझना है पहले। तो ऊर्जा का रूपांतरण दो फॉर्म में हो सकता है। दो तरीके हैं भाई ऊर्जा के रूपांतरण के, स्थानांतरण के। पहला हीट है और दूसरा वर्क। दो फॉर्म में हो सकती है हमारी एनर्जी। हम कोई वर्क करें, वर्क करते हैं तो क्या लगता है? एनर्जी लगती है। या हीट का एक्सचेंज हो, हीट में भी किसका फ्लो होता है? एनर्जी का भी फ्लो होता है। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने ये बात बताई, अभी तक पुरानी बातें हमने पढ़ी हैं यहाँ पर, कि मैंने कहा ये निकाय है, ये परिवेश है, इनके मध्य पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल होता है सर, वहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है, ये बाउंड्री, ये परिसीमा है। और ये किसके बीच होगा? पदार्थ और ऊर्जा का। कहां से होगा? बाउंड्री पर से होगा। पहली बात, किस पर से होगा? बाउंड्री पर से। एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होगी? वर्क और हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। बिल्कुल ठीक है। अब जो वर्क है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। वर्क जो है, इतनी बात हमने समझ ली। वर्क की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। वर्क हमारा जो है, ये कार्य कहलाता है। यहां पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात देखें, जो वर्क और हीट दोनों कैसे फंक्शन है। दो प्रकार के फलन बताए थे, एक स्टेट फलन, स्टेट फंक्शन, और जो अवस्था फलन और पथ फलन। ये किस प्रकार के फलन है दोनों? पहली बात, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई निकलकर सामने कि बोथ आर क्या है? पाथ फंक्शन है दोनों। क्या है दोनों? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है? ये पथ फलन है। मतलब इसका क्या होता है? साफ कर लिख देते हैं। पथ फलन है, मतलब इनका मान पथ पर निर्भर। मैंने एक डायग्राम बनाया था, पहाड़ बनाया था, पहले आपने क्लास देखी है। मैंने कहा पुरानी क्लास को जरूर देख लेना, तब ये चीजें समझ में आएंगी भाई, नहीं तो ये कदापि समझ में नहीं आने वाली हैं। पुरानी क्लास को आप देखना। ये पथ फलन है दोनों, वर्क और हीट। और क्या है पथ फलन? एक और बताया था आपको, ध्यान हो तो, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्माधारिता। जिसको बोला जाता है ऊष्माधारिता, इसको बोला जाता है। इसको हम बोलेंगे, एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, यस यस यस, हाँ बेटा, यहां पर समझें। देखिए
कॉल आने से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। यहाँ पर देखिए वर्क हीट कैपेसिटी, ये क्या है बेटा, ये क्या है हमारे, हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं। और हीट कैपेसिटी मैंने बताया था पहले, ये क्या है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है, पथफलन है। डेट मीन्स किस पर डिपेंड करते हैं, हमने एक बनाया था पहाड़ हिल्स बनाई थी, ये किस पर डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड करता है वर्क। हीट है पथ पर निर्भर करती है। एक छोटे पथ से आप जाएं, एक आप चढ़ाई पर होकर जाएं, एक रास्ते से ए से बी पहुंचना है आपको, मान लीजिए तो जैसे यहाँ समझ लें, जैसे ये है, ये दो तरीके हैं। ए से आपको यहाँ पहुंचना है, ये डेस्टिनेशन है, तो आप एक तो सीधे चले गए, एक ये घूमकर आप गए, तो यहाँ पर आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, घूमकर गए। डेट मीन्स ये पथ पर डिपेंड करता है। ये बात हम कह रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करते हैं, पथ पर निर्भर करते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं इस बात को। अब यहाँ पर देखिए जो वर्क है अपना, हीट कैपेसिटी, और थर्मो में हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं। ऊष्मा गतिकी में किसकी बात होती है, थर्मो में, थर्मोडायनेमिक्स में किसकी बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, गैसों की बात करते हैं। और ये गैसों पर दो प्रकार का वर्क होता है, दो प्रकार से वर्क हो सकता है। गैसेस में वर्क के दो प्रकार हो सकते हैं भाई, क्या हो सकता है सर, दो प्रकार वो बताएं। देखिए दो प्रकार क्या हो सकते हैं, या तो गैसेस का एक क्या हो सकता है, विस्तार हो सकता है, जिसको कहते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जिसको क्या कहते हैं, विस्तार। अब विस्तार होगा गैस का, डेट मीन्स वॉल्यूम, आयतन क्या होगा भाई, बढ़ेगा, ये बात क्लियर है। डेट मीन्स वी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका क्या मतलब है, इंक्रीज, बढ़ना, इसका मतलब है इंक्रीज, वी बढ़ रहा है जब विस्तार होगा तो। और दूसरी बात है कंप्रेशन, कंप्रेशन को कहते हैं संपीड़न। संपीड़न में क्या होता है, संपीड़न में वॉल्यूम आपका, आयतन क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पर आयतन डिक्रीज होगा। दो बातें आपके समझ में आनी चाहिए। पहले तो देखो हमने ये बात करी, ये पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं भाई सारी चीजें, कि बाउंड्री क्या है, सिस्टम क्या है, परिवेश क्या है, ये सारी क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा है तो वहां जरूर पढ़ लेना इसको, तब ये सारी समझ में आई। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करी, इसमें बात करी ऊर्जा का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज होगा। और ऊर्जा जो एनर्जी या हीट कहते हैं, ये जो इसका जो एक्सचेंज है ऊर्जा का, एनर्जी का, दो फॉर्म में हो सकता है। या तो हीट की फॉर्म में हो सकता है, या किसकी फॉर्म में हो सकता है, वर्क की फॉर्म में हो सकता है। एनर्जी का एक्सचेंज किस किस के बीच हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हो रहा है। यहां पर देखिए, ये नोट कर लिया था। यहां पर देख हमने जो वर्क, हीट कैपेसिटी क्या है, ये पाथ फंक्शन है, पथफलन है। और जो है इसमें दो प्रकार से वर्क होगा, क्या होगा, एक्सपेंशन और संपीड़न। एक बार इसको बनाएं तब आगे बात करेंगे। कर लिया भाई नोट, बहुत बढ़िया। तो हमने ये सीख लिया कि विस्तार कैसे होगा, कंप्रेशन, संपीड़न भाई कैसे होगा। दो बातें सीख ली, विस्तार में वॉल्यूम, आयतन बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, कंप्रेशन में वॉल्यूम घटेगा। अब वर्क को देखें पहले, इसकी डेफिनेशन को, इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखें। वर्क क्या है, जब तंत्र और परिवेश में यांत्रिक रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, यांत्रिक रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तंत्र और परिवेश के बीच क्या है, मैकेनिकल फॉर्म में होगा, दैट इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या है वर्क, क्या है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मैकेनिकल वे यांत्रिक रूप से होगा तो वो क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। एक तो हमें ये याद करना, जब ऊर्जा का स्थानांतरण तंत्र और परिवेश के मध्य किस फॉर्म में होता है, यांत्रिक रूप से होता है। यही बात लिख रही है, तंत्र परिवेश के मध्य यांत्रिक रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वह कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है। यांत्रिक रूप से हो, हम उसमें मैकेनिकल फोर्स लगाएं,
ये वर्क कहलाता है। ये बात अच्छी तरह आपके समझ आ गई होगी कि वर्क क्या है। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। ये बात समझ ली हमने। अब यहाँ पर देखिए कि इनमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, इनको भी पढ़ना जरूरी है, नोट आप करेंगे इनको भी। क्या पॉइंट है? पहला ये कहता है कार्य और ऊष्मा तंत्र की सीमा पर होते हैं। अभी तब ये देखा था बाउंड्री पर होते हैं, बाउंड्री पर एक्सचेंज होते हैं, परिसीमा पर एक्सचेंज होते हैं। यही बात लिख रही है, वर्क एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अभी देखा था ये कहां पर होते हैं, ये रहा यहां पर देखिए, ये देखा था हमने, इस बाउंड्री पर होते हैं वर्क और क्या एनर्जी का एक्सचेंज। यही बात लिख रही है, तो रटना नहीं है, सीखना है, समझना है। दूसरी बात, कार्य तथा ऊष्मा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तब क्या होंगे, कार्य और ऊष्मा में परिवर्तन होगा। यही तो हमने सीखा है, कार्य और ऊष्मा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते। एक अवस्था से दूसरी अवस्था चेंज करेंगे तो वर्क करना पड़ेगा, ऊष्मा देनी होगी या लेनी होगी, दोनों हो सकती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। भाई ये भी आपने सीख रखा है। वर्क एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। जब सिस्टम की स्टेट चेंज होगी बेटा, तब वर्क और हीट प्रोड्यूस होंगे। और कार्य तथा ऊष्मा को ये क्या, परिवेश, परिवेश, कार्य तथा ऊष्मा को, सराउंडिंग को क्या कहते हैं, परिवेश लिख सकते हैं। परिवेश, परिवेश पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। वातावरण पर क्या प्रभाव होगा, परिवेश पर क्या इफेक्ट आएगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा। वर्क एंड हीट आर एक्सप्रेस्ड बाय द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द सराउंडिंग। सराउंडिंग पर क्या इफेक्ट आएगा, इसको हम देख सकते हैं। अगला क्या कहता है, ये क्या हो सकती हैं, इनके मान वर्क का और हीट का दोनों क्या हो सकते हैं, बीजीय राशि, अलजेब्रिक फॉर्म है। और ये क्या हो सकती है, प्लस माइनस, धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं इनके मान। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इनके मान क्या हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, यही लिख रखा है, वर्क एंड हीट आर अलजेब्रिक क्वांटिटी, हेंस देयर वैल्यू कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। यही बात पढ़ी थी अभी कि कैसे हैं, पथ पर निर्भर करते हैं। यही तो देखिए, अवस्था फलन नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं है, ये क्या है, पाथ फंक्शन है। वर्क एंड हीट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द स्टेट चेंज एंड देन दे आर नॉट स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन नहीं है। ये बात, ये 4-5 पॉइंट जो हैं वर्क और हीट के बारे में, ये भी हमें नोट करने हैं और साथ ही साथ आपको समझनी भी है। ये सारी चीजें आपको समझनी भी हैं और नोट भी करते जाना है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, वर्क की डेफिनेशन निकल कर क्या आई थी कि तंत्र और परिवेश के मध्य यांत्रिक रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। और ये बातें अभी हमने इसके बारे में सारी पढ़ी। अब यहाँ पर देखिए वर्क क्या है, इस बात को देखेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये सारी चीजें देखो, मैं 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट भी कर सकते हैं आप इनको, सभी चीजों को। हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। अब यहाँ पर देखिए वर्क क्यों समझे। वर्क की पहली बात हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, वर्क, हेडिंग लगा लें, वर्क अपना, वर्क ही चल रहा है, उसकी बात ही चल रही है। वर्क क्या है, दैट इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैं लिख सकता हूं यहाँ, दैट इज, इट इज, ऐसे लिखें, इट इज मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये कोई नई बात नहीं है, अभी सीखिए।
तंत्र व परिवेश के मध्य यांत्रिक रूप से ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ये सीख। अब कार्य वर्क होता क्या है? ये पीवी वर्क कहलाता है। यहां पर हम बात करेंगे पीवी वर्क की बात करेंगे। वर्क बराबर क्या होता है? कार्य बराबर डब्लू। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी लिख ली। डब्लू बराबर क्या होगा बताओ? फिजिक्स में पढ़ रखा है आपने। डब्लू बराबर क्या होता है? जल्दी से बता दो। डब्लू बराबर क्या है? एक छोटी सी परिभाषा पढ़ी है। क्या पढ़ी है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ाई का नहीं? फोर्स इनटू, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया आज का, काफी एग्जाम के लिए आएगा ये एग्जाम में। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है हिंदी में बोलूं तो? बल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या है? वर्क है, कार्य है। ये आगे इसकी डेफिनेशन फॉर्मूला आ गया। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ऐसे लिख सकते हैं भाई मेरे इसको। अब वर्क, ये जो फोर्स है ये क्या होता है? आपने पढ़ रखा है P बराबर, यहाँ साइड में लिख देते हैं, हमने पढ़ रखा है P बराबर क्या होता है? F/A। होता है क्या नहीं? बोलो भाई, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। एक और निकल कर, P बराबर F/A होता है सर। P क्या है? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर, जिसको क्या कहते हो आप? दाब। और F क्या है? फोर्स, जिसको आप क्या कहते हो? बल। और A क्या है? एरिया, जिसको आप क्या कहते हो? क्षेत्रफल। ये तीन चीजें हैं। अब इससे मुझे बता दो कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर बहुत ही सिंपल बात है ये तो हमारे लिए, अभी बता देते हैं। F बराबर P इंटू ए हो गया। ये हुई क्या नहीं बात? F बराबर क्या हो गया? P इंटू ए हुआ क्या नहीं भाई? F बराबर क्या हो गया? P इंटू ए। और हमने वर्क का जो फॉर्मूला लिखा है बल गुणा विस्थापन, ये लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर W बराबर क्या लिख सकता हूं? P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। P है, ऐसे लिख दें चाहे इसको, P डॉट ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप विस्थापन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। P A इंटू डिस्प्लेसमेंट ये लिख सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया डेल्टा एक्स है। ये कितना मान लू मैं? डेल्टा एक्स मान लेता हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? W बराबर P A इंटू डेल्टा एक्स। ये लिख सकता हूं क्या नहीं? एक ये इक्वेशन निकल कर आ गई। इसको देखें, मैंने कहां से स्टार्ट किया? वर्क से स्टार्ट करा हमने, वर्क से स्टार्ट करा। और जो है जब वर्क से इसको स्टार्ट करा, यहां पर आप देख रहे हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा मैंने। बल गुणा विस्थापन, विस्थापन हमने क्या मान रखा है? डेल्टा एक्स। विस्थापन तो आप समझते हैं। और फोर्स क्या होता है? जो ये लिख रखा है कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। यही तो होता है। P बराबर F/A होता है। F बराबर PA, मैंने इस फॉर्मूले में लिख दिया W बराबर PA इंटू डेल्टा एक्स। इसको नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट बात है। PA इंटू डेल्टा एक्स, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? चलो कर लिया। तो ये निकल कर आया अभी W बराबर क्या निकल कर आया? P A इंटू डेल्टा एक्स। ये निकल कर आया हमारी से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताएं आप। क्या? यहां पर देखिए, क्या बात बतानी है आपको कि A तो क्या है? एरिया है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। A क्या है? क्षेत्रफल है। और जिसको क्या कहते हैं? एरिया, अभी सीखा था। और डेल्टा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, जिसको क्या कहते हो आप? विस्थापन।
ये हम विस्थापन कहते हैं भाई, यही तो कहते हैं। अच्छा, A इंटू डेल्टा एक्स ये किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट बात ये है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? ये इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, ये मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, दूरी मीटर में ही नापी जाती है, तो इसको मीटर क्यूब लिख सकता हूं क्या नहीं? ये मीटर क्यूब क्या होता है? V होता है क्या नहीं? आयतन, आयतन होता है, समझेंगे फिजिक्स से पूरा यहां पर समझेंगे। ए क्षेत्रफल है, ये विस्थापन है भाई, ये क्या है? विस्थापन। A इंटू डेल्टा एक्स लिखा हमने, A क्या होता है? एरिया मीटर स्क्वायर, और ये क्या है? मीटर, मीटर क्यूब, ये क्या बन गया? V बन गया, और इसको यहाँ पर डेल्टा लिख रखा है, तो डेल्टा V लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं क्या नहीं? इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? डेल्टा V लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अब इन दोनों यहां लिख सकता हूं W बराबर P डेल्टा V, ऐसे लिख सकता हूं। P डेल्टा V लिख सकते हैं, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? P डेल्टा V, ये लिख, ये P डेल्टा V के बराबर होगा, ये लिख रखा है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये P डेल्टा V होगा। अब ये देखिए, जो P डेल्टा V, दो प्रकार के विस्थापन अभी हमने देखे थे, यही बात इसलिए मैंने बताई थी। आयतन में यहां पर देखो दो प्रकार से बताया था, यहां पर देखिए दो प्रकार से बताया था, एक्सपेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है। एक्सपेंशन कंप्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक बढ़ेना और एक क्या है? घटना। बात आ रही समझ में भाई? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और cos 180 डिग्री पर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? यहां पर समझें इस बात को, जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को समझें, क्या बोल रहा हूं मैं? ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। मैं बात करूं एक्सपेंशन, और दूसरी टर्म है कंप्रेशन। ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं दोनों, और ये क्या होते हैं? cos 180 डिग्री पर होते हैं दोनों, और cos 180 डिग्री का मान क्या है? -1 होता है। ये कितना होता है? -1 होता है, इसलिए इसमें क्या कर देते हैं? W बराबर, ये फॉर्मूला क्या बन जाता है अपना? यहां पर देखो, -P डेल्टा V, इसमें क्या लगा देते हैं? माइनस लगा दिया जाता है। W बराबर P माइनस डेल्टा V, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो है, कहां चला गया? ये भाई कहां चला गया? ये ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन 1 दे दिया मैंने इसको, जो भी है आप ऊपर से करते आ रहे हो 1 2 3, मतलब W बराबर क्या निकल कर आ गया? -P डेल्टा V या P dV। जब सूक्ष्म परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? P dV भी बोल सकते हैं, और इसको ऐसे बोल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? dW बराबर, ये निकल कर आया ना, एक तो हमने ये निकाला, यहां देखो मैंने ये लिखा W बराबर -P डेल्टा V। एक बात तो ये लिखी, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं dW मतलब सूक्ष्म चेंजेस, -P dV। P कौन सा है इसमें? जो हमारा P है भाई, वो कौन सा है? वो एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है? एक्सटर्नल। तो ये दोनों बातें भी काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला है, ये बात करेंगे, या तो डीवी की फॉर्म में बात करेंगे या डेल्टा वी की फॉर्म में बात करेंगे। तो ये बात आपकी क्लियर हुई क्या नहीं? पहले तो ये देखो, मैंने यहां से दोबारा एक बार समझ लें, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्क की बात कर रहा हूं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन होता है भैया। और बल गुणा विस्थापन में ये मैंने लिख दिया, बल क्या होता है? पी और ए होता है। ये कहां से आया? यहां से आया, पी और ए। और विस्थापन dx होता है, डेल्टा एक्स लिख दिया इसको,
पी ए डेल्टा एक्स कर दिया। ए इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है सर? ए इंटू डेल्टा एक्स जो होता है वो क्या होता है? विस्थापन के बराबर होता है, आयतन के बराबर होता है। पी डेल्टा वी वॉल्यूम कहलाता है। और इसमें दो प्रकार के प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पर, एक एक्सपेंशन हो रहा है, एक कंप्रेशन हो रहा है। ये cos 180 डिग्री पर होते हैं, इसलिए cos 180 डिग्री का मान क्या होता है? -1 होता है, -1 होता है। और -1 होता है, इसलिए W बराबर हम केमिस्ट्री में क्या लिखकर चलते हैं? -P डेल्टा V। और या जब इसको इस तरह लिखेंगे, DW लिखेंगे, P एक्सटर्नल, DV लिखेंगे। और जब इसकी बात करेंगे, यहां भी जो हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी EXP है, यहाँ भी एक ही बात है। ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। इतनी बात आपके समझ में बैठी क्या नहीं? पहले ये बताओ भाई, इतनी बात आ गई। और ये नोट भी कर रहे हो आप, साथ के साथ ये नोट भी करते जाओ, साथ ही साथ ये नोट भी करते जाएं हम। और ये नोट कर लिए। अब यहां पर देखो, अब इसके दो तरीके हैं यहां पर। देखिए केस 1 लेते हैं, मैं लिखता हूं केस फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है भाई? यहां पर देखो केस फर्स्ट क्या है अपना। केस फर्स्ट ले रहे हैं कंप्रेशन का। कंप्रेशन का मतलब क्या हो समझते हो आप? संपीड़न। ये संपीड़न होता है कंप्रेशन कैसे होगा इसको समझ लो। ये तो आप जानते ही हो। ये जैसे आपने क्या लिया, ऐसे बात बनेगी नहीं ऐसे। बात अपनी नहीं बनेगी। यहां देखो, ये मैंने दो कंटेनर ली, एक कंटेनर लिया, यहां पर देखिए ये कंटेनर है। कंप्रेशन क्या है वो समझना रहा हूं आपको। संपीड़न क्या है? इसमें एक पिस्टन लगा दिया, लगा दो सर पिस्टन, बिल्कुल। ये इसमें पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या है? पिस्टन है सर। ये क्या है? पिस्टन तो समझते हो ना, पिस्टन। इसमें हमने एक आइडियल गैस ले रखी है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर जो है एक हमने क्या ले रखी है? गैस ले रखी। ये कौन सी गैस है? आइडियल गैस, आदर्श गैस, या गैस लिख दो आप, एक ही बात। ये गैस ले रखी, ये पिस्टन लगा हुआ है इसमें, और ये जो है इसमें हमने क्या ले रखी है? गैस ले रखी है। अब यहां पर देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है पी एक्सटर्नल बोलते हैं इसको। ये पी एक्सटर्नल, या मैं इसको क्या कह दूं? P1 है। ये जो फोर्स लगेगा यहां पर जो भाई फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा P इंटरनल, इसको हम बोल देंगे P2। इसको P1 बोल दिया, एक को P2 बोल दिया। गैस का जो वॉल्यूम है यहां पर, ये क्या है? V है। वॉल्यूम क्या है? V है। यहां तक ये आ रहा है। ये वॉल्यूम, यहाँ का आयतन क्या है? V है। अब हमने क्या करा यहां पर समझो। अब क्या करा? ये लिया एक दूसरा कंटेनर, एक ये कंटेनर लिया। अब इसको हमने क्या करा? P1 को बढ़ा दिया। P1 ग्रेटर देन क्या कर दिया मैंने? P1 ग्रेटर देन P2 कर दिया। P1 को बढ़ाऊंगा तो आप समझ रहे हैं ये बाह्य जो दाब है वो क्या होगा भाई? बढ़ जाएगा। क्या नहीं बढ़ेगा मुन्ने? बाह्य दाब बढ़ जाएगा बेटा। बाह्य दाब बढ़ गया तो ये जो पिस्टन है वो कहां पर आएगा? नीचे की तरफ आएगा, और इसकी स्थिति ये हो जाएगी। इसकी स्थिति ये हो जाएगी, पिस्टन यहां चला गया। ये हो गया। अब इसका वॉल्यूम ये रहा, ये V2 है, और ये क्या है? V1। ये इसमें क्या है? गैस फिलअप कर दो, वही गैस है, ये गैस है। ये नीचे की तरफ चला गया, ये पिस्टन, ये पता है आपको, ये क्या है?
P1 और ये जो लगेगा वो क्या है P2। ये बात समझ रहे हैं। अब आप बताओ कि P1 यहां ज्यादा था तो ये नीचे आ गया। अब V1 V2 की स्थिति बताओ कौन सा ज्यादा है। V1 V2 में बताना भाई, V1 V2 में कौन सा ज्यादा है। V1 ग्रेटर देन V2 है क्या। V1 वॉल्यूम ज्यादा है और V2 क्या हो गया कम हो गया। तो ये जो पोजीशन कहलाती है ये क्या कहलाती है, कंप्रेशन की पोजीशन कहलाती है, संपीड़न की पोजीशन कहलाती है। इसको समझो पहले आप इसको समझिए। ये बात समझ में आई क्या नहीं। हम बात कर रहे हैं, पहले हमने निकाल लिया ये फॉर्मूला dW बराबर इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये भी इंपॉर्टेंट बात है स्टेटमेंट कि W बराबर क्या होता है PdV और कैसा है माइनस P डेल्टा V है, या dW बराबर माइनस P dV कहते हैं। यहां पर देखिए ये कंप्रेशन संपीड़न में वर्क क्या निकल कर आएगा उसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर संपीड़न में क्या वर्क निकल कर आएगा इसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिस्टन को नीचे कर दिया और इतनी बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ भाई। चलिए इस स्लाइड में भी आ गया, देखिए AI का कमाल देखिए। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी बातें आपके पल्ले भेजी में बैठ रही है नहीं बैठ रही हैं, इस बात को भी आप कमेंट्स में लिखकर बताते रहें, मुझे बताते रहें कि आपके समझ आ रहा है नहीं आ रहा है सारी बातें। अगर आ रही हैं सारी बातें तो हम अगले टॉपिक पर अगली बात पर चलेंगे, और नहीं आ रहा है कोई तो इसको एक बार दोबारा देखेंगे। मैं समझता हूं सारी बातें आपके क्लियर हो रही होंगी। क्लियर है सारी बातें, बहुत बढ़िया क्लियर है। ये बात समझने, अभी कंप्रेशन की बात चल रही है, इसको ये पूरा करेंगे कि इसमें वर्क क्या निकल कर आएगा कंप्रेशन में संपीड़न में, इसको देखेंगे। ये संपीड़न है। अब यहाँ पर हमने समझ लिया, ये सारी बातें समझ ली। अब देखिए संपीड़न में क्या हुआ, कंप्रेशन में क्या हुआ कि ये अभी हमने देखा था कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, संपीड़न की बात चल रही है, संपीड़न कर रहे हैं, इसकी तो बात कर रहे हैं अपन, वही चल रहा है अपना टॉपिक। यहां पर आपने देखा V1 ग्रेटर देन क्या था V2 और P1 ग्रेटर देन क्या था P2, ये बात हमने देखी है। यही बात देखी, V1 हमारा ज्यादा था पहले, V2 कम हो गया, फिर क्या था P1 ज्यादा था P2 कम हो गया, और वर्क क्या होगा W बराबर क्या होता है माइनस P डेल्टा। ये हमने सीख रखा। डेल्टा V क्या है भाई, इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है। डेल्टा V क्या है, अंतिम आयतन माइनस, कैसे निकालते हैं डेल्टा V, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम आयतन क्या था V2 और प्रारंभिक आयतन क्या है V1, ऐसे लिखेंगे। इसको ऐसे लिख दें W बराबर माइनस P, और मैं क्या लिख दूं इसको, ये लिख सकता हूं V2 माइनस V1, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। यहां पर आपने क्या देख रखा है V1 ग्रेटर देन, ये माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगी, माइनस में आएगा। और ये बाहर भी माइनस है, बात आ रही है आपके समझ में कि ये भी माइनस है और ये भी वैल्यू माइनस में। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि V1 ज्यादा है, V1 ज्यादा है तो माइनस में आएगा ये वैल्यू। डेल्टा भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, W बराबर P डेल्टा V, और टोटल जो वर्क आएगा वो क्या हो गया पॉजिटिव। मतलब वर्क और W हमारा क्या निकल कर आया, पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब, कंप्रेशन के समय। ये बात समझनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्रेशन वर्क हमारा केमिस्ट्री में हम क्या मानकर चलते हैं, पॉजिटिव मानकर चलते हैं। हो सकता है फिजिक्स में आपको उल्टा नजर आए, फिजिक्स वाले इसको उल्टा मानते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं सारी चीजों को। तो कंप्रेशन वर्क आप ये समझ लें कि कंप्रेशन वर्क कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। W का मतलब जो आएगा P dV, P डेल्टा V आएगा। अब दूसरे केस की बात करेंगे। दूसरा केस कौन सा है हमारा, केस 2। अब इसकी बात करें, केस सेकंड है। केस जो सेकंड है वो कौन सा है,
के सेकेंड। ये एक्सपेंशन का है। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार कार्य, वर्क की बात कर रहे हैं, विस्तार कार्य की, विस्तार की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा विस्तार में, इसको समझना। यहां विस्तार कैसे होता है, ये कंटेनर है अपना, ये जो है पिस्टन लगा हुआ है, यहां पिस्टन लगा दिया भाई, ये पिस्टन है और इसमें क्या भर रखी है आपने, गैस फिलअप है। ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये क्या है, गैस है। यहां P1 है, ये क्या लिख दूं इसको, P2, और अपने पास P2 ग्रेटर देन क्या है, P1। अब क्या होगा, P2 ग्रेटर देन क्या आ रहा है, P1 आ रहा है, तो ये पिस्टन कहां की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो पिस्टन है, अब जो कंटेनर बनेगा, यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये जो है ये कहां पर आ गया, ये ऊपर की तरफ। पहले इसकी पोजीशन ये थी x, अब क्या हो गई है, x डैश हो गई। अब ये जो है यहां पर आ गया, ये ऊपर की तरफ आ गया। ये क्या भरी हुई है, गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये गैस है। यहां पर बताओ V1 V2 में कौन ज्यादा कम है, V1 V2 में कौन है भाई, V2 ग्रेटर देन V1। ये V1 है और ये अपना क्या है, V2। ये वॉल्यूम V2 है। ये बात आ रही है समझ में आपको, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना। इसी पर बेस्ड काफी बहुत सारी चीजें हैं। दो प्रकार के वर्क हमने देख लिए, एक संपीड़न जिसको कहते हैं कंप्रेशन, दूसरा कौन सा है, विस्तार, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अब पहले विस्तार की बात करी, कंप्रेशन की बात करी थी। यहाँ V2 ग्रेटर देन V1 है और हमारा जो W है, W बराबर क्या सीख रखा है, -P डेल्टा V, ये सीख रखा है, ये होता है। अब यहां पर देखिए, ये अभी हमने सीखा W बराबर क्या सीखा, ये अभी लिखा था W बराबर -P डेल्टा V। डेल्टा V क्या है भाई, डेल्टा V है V आएगा, डेल्टा V V2 माइनस V1। अब बताओ इसमें कौन सा ज्यादा था, कौन सा ज्यादा था, V2 ग्रेटर देन क्या था, V1 था। तो डेल्टा V आपका क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहां क्या आएगी, पॉजिटिव। यहां देखना क्या आ रहा था, यहां देखो जो कंप्रेशन वर्क था, ये रहा कंप्रेशन। यहां पर डेल्टा V आपका क्या आ रहा था, नेगेटिव, और यहां पर जो आपका डेल्टा V आ रहा है, इस बात को समझ लें, ये क्या आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। मतलब मैं W बराबर लिखूंगा माइनस, क्या लिखूंगा, -P V2 माइनस V1, ऐसे ही तो लिखूंगा। और V2 आपका क्या है, ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तो W बराबर क्या हो जाएगा, -P डेल्टा V। ये आपके अगली जो भी नंबर है वो देखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल कर आया है। मतलब जो एक्सपेंशन वर्क है, एक्सपेंशन वर्क आपका क्या निकल कर आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगा, ऋणात्मक। ये ऋणात्मक रहेगा। विस्तार कार्य, विस्तार कार्य आपका क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ये हमें सीखना है, अभी और भी आगे सीखें, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, पहले इतना सीखें। दो प्रकार के वर्क की बात कर ली भाई आज हमने, एक संपीड़न की, एक विस्तार की। संपीड़न में क्या आया था, पॉजिटिव निकल कर आया था, W बराबर क्या आया था, P डेल्टा V, और विस्तार में माइनस, विस्तार में आप समझे बढ़ रहा है, माइनस निकल कर आया। इसको नोट कर लें, तब आगे की बात करेंगे। एक बार इसको नोट आप कर लें फटाफट।
हाँ भाई, ये बात देखिए, नोट कर ली सभी बच्चों ने। जहां पर दो प्रकार का वर्क हो गया, एक संपीड़न हो गया, एक विस्तार हो गया। संपीड़न में कैसा आ रहा था पॉजिटिव, विस्तार में कैसा आ रहा है नेगेटिव वर्क आ रहा है निकल कर। अब इस बात को समझिए, यहां पर देखें अब ये जो वर्क निकल कर आया, मैं कॉमन बात कह दूं, यदि हमें कंप्लीट वर्क की बात करनी है, किसकी बात करनी है, कंप्लीट वर्क निकालना है। यहां पर देखिए 4 कंप्लीट वर्क, क्या लिखेंगे, संपूर्ण वर्ग, कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क के लिए अभी हमने क्या निकाला, W बराबर क्या निकाला, P, मैं लिख सकता हूं W बराबर, ये निकाला आपने P डेल्टा, ये लिखा हमने वर्क। अभी प्लस माइनस कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये वर्क का फॉर्मूला निकाला आपने, W बराबर P डेल्टा V। और क्या लिख सकता हूं, W बराबर DW बराबर क्या लिख सकता हूं, PdV, ये लिख सकता हूं। DW बराबर क्या हो गया, PdV हो गया। वर्क ये निकल कर आता है, और इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन, क्या लिख दूं, करने पर इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन। क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल PdV, और लिमिट लगा देंगे V1 से। ये आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगी DW का इंटीग्रेशन, और ये क्या बन जाएगा, V1 से V2 PdV। इसका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W बराबर क्या बन जाएगा, V1 से V2 PdV, ये हमारी इक्वेशन बने। ये बन गया W बराबर क्या बन गया, V1 से V2 PdV। देखो ये निकल कर आ गई, W बराबर V1 से V2 PdV, ये निकल कर आई, ये दूसरी नंबर आई, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन, P को कांस्टेंट कर देते हैं भाई, P को स्थिर कर देते हैं। P क्या कर देता हूं, कांस्टेंट कर दिया। P कांस्टेंट कर दूंगा तो W बराबर P को बाहर ले लेंगे, V1 से V2 dV, ये इक्वेशन बन जाएगी। P की जब क्या करते हैं, कांस्टेंट कर दें। दूसरी कंडीशन ये, P बराबर क्या कर दूं, 0 कर दूं। 0 कर दूं तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। बात आ रही समझ में आपके। यदि हमने क्या कर दिया, P बराबर 0, W बराबर 0, इसका क्या मतलब है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, मुक्त प्रसार, ये क्या कहलाएगा, मुक्त प्रसार कहलाएगा। यहां पर ये मुक्त प्रसार कहलाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है, आपने क्या कर दिया, V कांस्टेंट कर दिया। V कांस्टेंट करते ही W क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये 3 कंडीशन है। P कांस्टेंट करा, P को बाहर निकाल दिया मैंने। दूसरी कंडीशन, P को 0 करा तो वर्क 0 हो गया। और तीसरी, V को कांस्टेंट करा तो W भी बराबर क्या हो गया, जब W 0 हो गया तो P 0, कोई प्रेशर नहीं लग रहा। मुक्त प्रसार हो सकता है भाई, जब कोई प्रेशर ही नहीं लगेगा तो प्रसार कैसा रहेगा, मुक्त रहेगा। तो इसको भी आप नोट कर लें, फिर अगली बात करते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अपनी बात। अब देखिए इतनी बात कर ली। अब जब P और V वेरिएबल हो, व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन PV आर वेरिएबल। कैसे, एक आदर्श के समीकरण पढ़िए, PV बराबर क्या होता है, nRT, ये पढ़ रखिए। PV बराबर क्या रहती है, nRT रहती है। और आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए, और आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या है, आदर्श गैस। इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक अपने आप में काफी मजबूती से हमें पढ़ना है भाई, ध्यान रखना। PV बराबर क्या है, nRT। V बराबर क्या हो गया,
या P बराबर क्या हो गया सर एन आर टी अपॉन क्या लिख दूं V लिख दूं, यही तो हो जाएगा। P बराबर क्या हो गया एन आर टी अपॉन V। अभी हमने क्या पढ़ रखा है, साथ के साथ नोट करते चलेंगे। और हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था कि W बराबर क्या निकल कर आया था V1 से V2 और क्या आया था PD। ये इक्वेशन पढ़ी थी अभी हमने, ये यहां पर देखो, ये रही 2 नंबर, ये भाई ये रही V1 से V2 PDV, यही तो पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। तो मैंने इसको ये जो 2 नंबर है इसको यही लिया, P की वैल्यू पुटअप कर दें कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। क्या लिख दूंगा P की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर ये लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन 2 टू कहां से करेंगे 3 में कर देंगे, इसमें कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन जो है इसको और नंबर दे सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हो। P की वैल्यू कहां पर पुटअप कर दी इक्वेशन 2 में कर दें, यहां पर देखो। तो W बराबर भाई क्या बन जाएगा V1 से V2 nRT अपॉन V dV, ये बन गया, ये आ गया। इसको अगले पेज पे ले चलते हैं। W बराबर क्या बन गया V1 से V2 nRT V D। सर ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब यहां पर देखिए n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, फिक्स वैल्यू है। n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और r क्या है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, t क्या है टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट है। ये सारी चीजें हमारी क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वर्क कर रहे हैं तो यहां लिख देता हूं मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट क्या लिख देता हूं भाई स्थिर ताप पर, ऐसे लिख सकते स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर अब क्या होगा यहां समझे, ताप स्थिर कर दिया तो W बराबर क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दें nRT V1 से V2 और क्या बन गया dV अपॉन, ये बन गया। ये अगला नंबर डालने जो भी है 3 नंबर डालने, dx अपॉन x का यहां पर ध्यान दो भाई, यहां पर ध्यान देना, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, ये dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान है क्या आपको, कुछ बोलो। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x1 से x2 लगा देता हूं, ये क्या होता है ln x कहलाता है, x1 से x2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, क्या होता है समाकलन ln x होता है, यही तो होता है ln x। हमारे पास क्या है ये रहा, चलो अपने पास क्या है, ये है dv अपॉन v, v1 से v2 सेम ही तो है, तो मैं क्या लिखूंगा ln v v1 से v2, ऐसे लिख सकता हूं। तो w बराबर क्या लिख सकते हैं nRT और इसको थोड़ा सा हटाते हैं, nRT और क्या लिख दूंगा ln v और ये कहाँ है V1 से ये बन, इसको क्या लिख सकते हैं W बराबर nRT क्या लिख सकता हूं ln V2 माइनस ln V, ये लिख सकते V2 माइनस V1, इसको हम लिख सकते हैं। नोट कर लें भाई, साथ के साथ नोट करते चलें इसको, इतना कर लिया हमने। अब यहां पर आगे आ जाओ,
W बराबर क्या आ गई थी, NRT ln V2 माइनस ln V1, ये इक्वेशन आई। इसको क्या लिख सकते हैं, W बराबर NRT, और इसको क्या लिख सकते हैं, ln V2 / V1, ये लिख सकते हैं क्या नहीं? ये इस पर इक्वेशन नंबर अगला डाल दें। ये जो भी नंबर है देख लेना नंबर भाई। ये क्या बन गई, W बराबर NRT ln V2 / V1 बन गई, ये बन गई। और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, W बराबर ln को हटाना चाहूं 2.303 NRT log V2 / V, ये भी लिख सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इक्वेशन आगे आधार 10 में बदल दिए, 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब IUPAC के अकॉर्डिंग दो वर्क हमने यहाँ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, पहला वर्क पढ़ा है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वर्क, विस्तार कार्य, इसको कहते हैं विस्तार। एक्सपेंशन में क्या होगा, माइनस आ रहा था तो इसके आगे माइनस लगा दूंगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ही तो आया था वहां पर, माइनस 2.303 NRT log V2 / ये विस्तार कार्य आ गया अपने पास। कंप्रेशन क्या होगा, कंप्रेशन में क्या होगा भाई, जल्दी बोलो। कंप्रेशन में क्या रहता है सर, पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव नोट कर लिया। कम इस देखो, इसको भी देखेंगे क्वेश्चन को, पहले तो अपने को ये नोट कर लिया आपने, यहां पर देखें फॉर कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन वर्क, संपीड़न कार्य। इसके लिए क्या होगा, याद है W बराबर, अब ये पॉजिटिव रहेगा 2.303 NRT log V2 / V1, ये नंबर डाला है क्या, यहाँ कोई नंबर डाला है क्या इन पर, देखो ये था, फिर हमने ये पढ़ा है, ये देखो ये था, इस पर नंबर डाल दो आप, नंबर डाल देता हूं इस पर 4 नंबर। संपीड़न एक्सपेंशन वर्क क्या हो गया, माइनस में आ गया अपना। अब यहां पर देखिए, इसको देखिए, संपीड़न वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव आ जाएगा, ये 5 नंबर। इतना हमें करना, इतना वर्क हमें निकालना है, तब जाकर हमारी बात बनेगी। और 2 ग्राफ अगर आप चाहो तो मैं ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूं, इनके लिए आपको ग्राफ भी बता सकता हूं। देखिए ये जो PV वर्क होते हैं, संपीड़न और एक्सपेंशन, इस प्रकार से इनके ग्राफ प्लॉट होते हैं। ये P है, ये V है, और ग्राफ ये आता है। ये क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/B होता है। ये बात किसने बताई थी, बॉयल्स ने बताई थी, बॉयल्स लॉ कहलाता है। और ये जो है इधर ये होगा, ये तो कौन सा है, इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पढ़ चुके हैं सारी चीजें। ये P और ये क्या है, V, ये V लगा लें, और यहाँ पर ग्राफ ऐसे आएगा, और ये जो है एरो ये यूं लगा, ये कहलाता है कंप्रेशन, संपीड़न, और ये क्या कहलाता है, एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन क्या, यहां देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन में वॉल्यूम आयतन बढ़ेगा, यहां पर आयतन घट रहा है, तो ये संपीड़न कहलाता है बच्चों। ये बात हमें याद रखनी है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई, आइसोथर्मल में पढ़ा के नहीं, टेम्परेचर स्थिर रख दिया है, यहां भी तो यही करा है, टेम्परेचर कांस्टेंट करा है, आपने अभी देखा था, कहीं लिखा था अभी, ये रहा स्थिर ताप पर ही तो हो रहा है, ये
टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो ये क्या है, समतापीय प्रक्रम हो गया। पीवी वर्ग जो कहलाता है ये क्या हो गया, मैं इधर लिख देता हूं नोट डाल के लिख दिया, क्या है, समतापीय प्रक्रम के बारे में आपने पढ़ा था। वहां क्या था, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 और क्या लिखा था, डी टी इज इक्वल टू 0। चेंजेज किसमें होंगे ये आपने लिखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने बताया था एक पॉइंट ए से ये बी पर जा रहा है, ये T1 है, ये T2 है, T1 बराबर T2, तो डेल्टा T बराबर 0 ये लिखा था। और यहाँ पर ये निकल कर आया था, ये हमें सीखना है यहाँ पर क्या, कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V होती है। ये क्या नियम है, बॉयल्स लॉ कहलाता है, बॉयल्स का नियम कहलाता है भैया। तो ये बॉयल्स का नियम कहलाता है समतापीय के लिए। तो ये दो प्रकार के हमें ग्राफ यहाँ पर सीखने हैं कि कौन सा किस प्रकार से होता है। इन बातों को आप एक बार नोट कर लें इसको, और ये ग्राफ बना लें, तब इसमें एक न्यूमेरिकल है उसकी बात करेंगे। बनाओ भाई फटाफट। इतना आपने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया, हमने ये समझ लिया आपने, आयतन बढ़ रहा है, ये विस्तार का कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विस्तार। ये क्या कहलाता है, संपीड़न। ये आपका संपीड़न कहलाता है। वॉल्यूम कम हो रहा है, दाब बढ़ रहा है, यही बात हमने सीखी है। यहाँ पर क्या सीखी है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो व्युत्क्रमानुपाती, आयतन बढ़ाएंगे दाब कम होगा। यही बात हमने यहाँ पर सीखी है कि आयतन बढ़ाएंगे तो भाई क्या होगा, दाब कम होता है। तो इसको भी नोट कर लें एक बार, तब आगे देखते हैं। हाँ बेटा कर लिया ये नोट, सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें, या मुझे मैसेज कर कर आप बता सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक है, कंप्रेशन बहुत अच्छा कंसेप्ट आज हमने सीखा है। संपीड़न और विस्तार कार्य का ये हमने सीख लिया। दो प्रकार के कार्य निकल कर आ गए हमारे पास, एक संपीड़न आ गया और दूसरा क्या आ गया, विस्तार वर्ग आ गया। या एक छोटी सी चीज और मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ये भी मेरा मन है समझाने का। देखो यहाँ निकाला W बराबर मैक्सिमम वर्ग जो है विस्तार वाला है, क्या है ये मैक्सिमम कहलाता है। विस्तार क्या निकाला हमने, -2.303 nRT log V2/T1, ये तो निकाला है। देखो यही लिखा है बिल्कुल, ये तो हमने लिखा है विस्तार मैक्सिमम वर्ग। दूसरा हमने लिखा है कंप्रेशन, संपीड़न वर्ग लिखा है। ये पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ये 2 पॉइंट, ये भी 2 पॉइंट, अरे भाई कहाँ जा रहा है, 2.303 nRT log V2/V। ये दो इक्वेशन मैंने 1 2 वापस से इनको दे दी। एक चीज जो सिखाना चाह रहा हूं आपको, यहाँ ध्यान दें। हमने देखा है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, गैस आइडियल गैस इक्वेशन, यही तो होता है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V, P1V1 बराबर P2V2। मैं क्या लिख सकता हूं इसको, यहां ध्यान देना, P1/P2 बराबर क्या लिख सकता हूं, V2/V1। ये लिख सकता हूं क्या नहीं स्टेटमेंट? सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बढ़िया, ये समझ रहे हो। अब यहां पर देखो मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरी बात, V2/V1 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, P1/P2 से कर सकता हूं। यही लिख रहा हूं, इसको V1 V2 है या करके लिख सकते हैं, या यहां पर ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यही लिख देता हूं या नीचे लिखूं, नीचे लिख देता हूं। हम क्या लिख सकते हैं, W एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं, -2.303 nRT log V2/V1 ऑब्लिक कर रहा हूं। क्या कर सकते हैं, ये ऑब्लिक रहने दो, ऊपर लिख ही रखा है आपने, ये तो
इसको क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2, ये 3 नंबर ऐसा भी लिख सकते हैं। और W कंप्रेशन आप क्या लिख सकते हो, प्लस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ये 4, ऐसा भी हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको भी आप नोट करेंगे। ये नोट कर लिया आपने, ये ग्राफ हमने बना लिए यहाँ पर, और आज काफी कुछ हमने सीख लिया। यहाँ पर देखिए, अब एक क्वेश्चन अपना है, क्या है क्वेश्चन, उसको भी देख लो भाई। ये सवाल क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल SO2 गैस उत्क्रमणीय एवं समतापी अवस्था में, टेम्परेचर हमें दे रखा है, मैं लिखता जाता हूं, टेम्परेचर हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और क्या दे रखा है, 1 मोल गैस SO2 गैस उत्क्रमण क्षमता में 2.46 लीटर से 24.6 लीटर तक प्रसार होने दिया जाता है। गैस के मोल कितने दे रखे हैं, N वैल्यू दे रखी है 1, और V1 और V2 वैल्यू भी हमें दे रखी है। V1 कितना दे रखा है, V2 24.6, 2.46, ऐसा ही क्या, 2.46, और R 8.314, ये आर की देखो वैल्यू दे रखी, यही दे रखा है। अब पढ़ो इसको, एक गैस ऑफ 1 मोल ऑफ SO2, ये इसको नीचे कर ले, SO2 इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। पहली बात आ गई एक्सपेंड, तो W कौन सा लगेगा, प्रसार वाला लगेगा, ये हम पहचानेंगे, दैट इज एक्सपेंड हो रहा है रिवर्सिबली, आइसोथर्मली की तो बात कर रहे थे। फ्रॉम 2.46 से ये V1 और ये क्या हो गया V2 पर जा रहा है। ये हमें टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वर्क डन, W आपको कैलकुलेट करना है, और ये R का मान दे दिया। कहाँ दिक्कत आ रही है, सारी वैल्यू आपको दे रखी है, ये सारी वैल्यू दे दी। अब W का फॉर्मूला लिख लो तुम तो, यहां पर देखो ये हमें दे दिया, यहीं पर कर देता हूं। W बराबर एक्सपेंशन है, कैसा होता है, -2.303 nRT log V2 अपॉन, ये फॉर्मूला। W बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यूज को पुटअप कर दे, -2.303, n की वैल्यू 1, R 8.314, और T कितना है, यहां पर देखो ये जो T है 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको क्या करेंगे, यहाँ T बना देंगे 27 + 273 केल्विन में लेंगे, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ये केल्विन में लेना, इस बात का ध्यान करना, ये 300 लॉग V2 की वैल्यू कितनी है 24.6, V1 कितना है 2.46, ये। और मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पर क्लियर, नहीं दिखाई दे रहा हो तो, W बराबर 2.303 इंटू 1 इंटू, वही सेम बात लिख रहा हूं, 300 गुणा लॉग, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल कर आ जाए। सारी बातें इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल कर हमारा आ जाएगा। और ये कितना आएगा, मैं बता देता हूं आंसर, माइनस में आएगा 5744 जूल पर मोल। ये आंसर इसका W का मान आया है, इसका आया है W = ये आंसर आपका निकल कर आएगा, इसका गुणा भाग करेंगे। लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए भी आपको बताएंगे, आपको आता है बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी क्लासेस बहुत लंबी हो चुकी है और आप शायद थक भी रहे होंगे, इसलिए आज क्लास को यहीं एंड कर। ये आंसर इतना है। लॉग कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए भी ट्रिक से बताएंगे कि लॉग को कैसे सॉल्व किया जाए। आपको कंसेप्ट समझ में आया और अच्छा लगा क्या नहीं, ये देखो आप
सारी चीजें आपको क्रिस्टल हुई, यानी कंप्रेशन, संपीड़न और विस्तार 2 प्रकार के वर्क हैं, ये आपकी सारी चीजें क्लियर हुई क्या नहीं? ये सारी चीजें आज हमने सीखी और लंबी क्लास काफी हुई हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कंसेप्ट हमने बहुत बढ़िया सीखा है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये कंसेप्ट। न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए लगातार इनको पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, साथ ही साथ भाई नोट्स भी बनाते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। जब तक आपको क्या करना है, बैकलॉग कोई है तो उसे आप क्लियर कर लें, और जो आपने क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज हैं, वहां देख लें, नोट्स बना लें, इसको रिवीजन करके आएं। अगली क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो इसको रिवाइज कर आएं, तब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।